कर रहा था, अपने सोसाइटी के लोगों को भी हेल्प के लिए गुहार लगा रहा था, मैसेज करता जा रहा था लगातार चलते हुए, और उसकी उस तरफ भी उसको भी इंडिकेट कर रहा था कि बेटा हम हैं, मदद के लिए हम उपाय लगा रहे हैं। फिर जो टीम आई एनडीआरएफ की मदद के लिए जब मैं उसमें ये कर रहा था, तो फिर एनडीआरएफ की टीम आई, लेकिन उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो केवल रस्सी के सहारे जाना चाह रहे थे, जो कि वहां पहुंच नहीं रही थी। उनके पास डाइवर या स्विमर होना चाहिए था, या बोट से वहां एक्सेस कर सकते तो मेरी बेटे की जान बचाई जा सकती थी, जो कि संभव नहीं हुआ। और एनडीआरएफ की टीम जो लास्ट में 4 बजे के आसपास आई भी, और उनको पूरा प्रिपरेशन करने में 6 बज गया। फिर वो 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन बोट के सहारे लगाए, तब तक तो काफी देर हो चुकी थी, उसका कोई फायदा नहीं था, केवल बॉडी रिकवर किया गया। एक्चुअली जिस समय सहायता की आवश्यकता थी, उस समय उनके पास न बोट था, न कोई डाइवर या स्विमर था जिससे हमारे बेटे की जान बचाई जा सके। सर मेरा दोस्तों, मैं भी एक बच्चे का पिता हूं, और एक पिता होने के नाते इनके दर्द को भली भांति समझ सकता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस वीडियो को, और न सिर्फ इस वीडियो को, उस नौजवान की, उस युवराज की, उस इंजीनियर की मौत के बारे में सुना होगा, देखा होगा, अगर आप पिता हैं तो आप उस दर्द को समझ सकते होंगे जो उस नौजवान इंजीनियर के पिता का दर्द है। अगर आप पिता नहीं हैं तो आप किसी के संतान जरूर होंगे। उस संतान के नाते भी आप उस दर्द को फील कर सकते हैं कि आप के सामने मौत हो और आप 2 घंटे तक, 1 डेढ़ 2 घंटे तक उस मौत को देख रहे हो, हर पल हर सेकेंड अपने नजदीक आते हुए। आपके सामने आपके पिता हो, पूरी तंत्र हो, लेकिन आपको कोई बचा नहीं पा रहा है। उस दर्द को आप समझ सकते हैं। मैं तो फिलहाल दोनों को, मतलब दोनों के नजरिए से उस दर्द को फील कर पा रहा हूं, एक पिता होने के नाते भी और एक इंसान होने के नाते भी, जिसके सामने मौत होगा। सोचो क्या गुजरती होगी उस पे यार। देखिए, मैं पिता होने के नाते बोल रहा हूं कि भाई, हम बच्चे को पाले हैं यार, देख रहे हैं भाई। एक बच्चा पाला जाता है ना, तो सही कहा जाता है कि खून से, पसीना से आदमी हर वो चीज कोशिश करता है कि अपनी सारी चीजें सौंप दे अपने बच्चे को। जिस चीज की जरूरत होती है हर चीज दे देता है। वो तो 27 साल का नौजवान था। उस पिता पे क्या गुजर रही होगी यार। मतलब पाल पोस के बड़ा किया हुआ, मतलब जवान पेड़ आप बोल सकते हैं। जो लोग पिता है सच में वो उस चीज को समझते हो कि जो बच्चे को पालते हैं ना, एक आदमी, आप भले डांट देते होंगे, अपने बच्चे को मार देते होंगे, लेकिन जब बच्चे पे कुछ कष्ट आती है ना, तो यहां मतलब लगता है कि क्या कर दे हम, क्या कर दे कि ताकि उसको उस दर्द से निकाल ले, हम उसको वो खुशी दे दे हम। जब एक बाप अपने सामने 500 मीटर की दूरी पे अपने बच्चे को मरते हुए देख रहा है, वो पीड़ा को हम आप बयान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी कोशिश कर ले, नहीं बयां कर सकते हैं। देखिए, मौत सबको आनी है, मेरी, आपको, सबकी मौत आनी है। होता क्या है, अगर कार एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिनटों का दर्द होता होगा, कुछ मिनटों का समय होता होगा उस घटना का, उसके बाद डेथ हो जाती है। घर पे परिजन को फोन जाता है, दुख उस समय भी होता है, लेकिन एक घटना हो गई होती है, मौत हो गया होता है अपने संबंधी का। तो वहां पे जो लोगों के पास न्यूज जाती है ना, उनको लगता है कि वो मर गया है, वो देखते नहीं है मरते हुए। लेकिन यहां पे ये मौत बड़ा अलग था, यही मैं बोलना चाह रहा हूं। इस मौत में आप हर सेकेंड देख रहे थे अपने बेटे की मौत को, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये अंतर था। ये मौत उस लड़के के हिसाब से देखिए, उस नौजवान, उस युवा के हिसाब से देखिए, जब वो इंसान क्या नहीं था उसके पास में, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो हर टेक्नोलॉजी यूज कर सकता था, किया भी, फोन किया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो कोशिश नहीं किया, डर गया, नहीं, जितना कर सकता था सब कुछ किया, फोन किया, लोकेशन दिया, फ्लैश लाइट जलाया, और क्या कर सकता था यार।
हर पल हर सेकंड अपनी मौत को नजदीक आते हुए देख रहा था। सामने पिताजी हैं, सामने कॉलोनी के लोग हैं, सामने एनडीआरएफ के लोग हैं, पुलिस है, कोई नहीं बचा पा रहा है। आप उस समय को फील करिए। उधर बाप खड़ा है, इधर बेटा खड़ा है, दोनों असहाय हैं। क्या गुजर रही होगी दोनों पे, मतलब सच बता रहे हैं दोस्त, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक बाप के नजरिए से भी और एक उस भुक्तभोगी के नजरिए से भी, जो पीड़ा उस लड़के पे गुजरी होगी। एक सेकेंड में मर जाना वो अलग मौत होती है। मौत उसमें दर्द होता होगा, लेकिन डर नहीं होता होगा। आपकी कार जा रही, एक्सीडेंट हो गई, डर नहीं हुआ। दर्द हुआ मौत से पहले, डर नहीं हुआ। ये जो डर है ना, ये बहुत मतलब क्या बोले, पीड़ादायक थी यार। वो 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी समय थे, वाकई उस दोनों इंसान के लिए कितना भारी थे, वाकई कहना मुश्किल है। मतलब क्या बोले हम। और सरकार का, तंत्र का, मतलब ये तो इस घटना का सबसे मार्मिक ये फैक्टर है एक पिता के लिए, उस इंसान के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहा। भगवान न करे किसी के साथ हो। अपने बच्चे को मरते हुए देखना इस दुनिया का सबसे बड़ा मतलब पीड़ा है। अपने जवान बच्चे को अपने सामने मरते हुए देखना, जिस पीड़ा से ये अंकल गुजर रहे हैं। अब मैं तंत्र की बात करूं, जो सरकार, जो मतलब हमारी व्यवस्था है भारत में, क्या करेंगे? यही हम हैं। हिंदू राष्ट्र बना के आज जाइए ना, बात करिए इनसे, जाइए इन अंकल के पास में, बोलिए कि हम हिंदू राष्ट्र जस्ट बनने ही वाले हैं, हम विश्व के चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, हम सनातन को स्थापित करके रहेंगे। जाके बोलिएगा इनके सामने, बताइए है कलेजा मोदी जी का, योगी जी का है कलेजा? बोलिए कि बस आप शांत हो जाइए अंकल, भाई साहब आपके साथ हुआ जो हुआ, अब राष्ट्र एकदम तरक्की कर रहा है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इस बात के लिए आपको खुश होना चाहिए। बच्चा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश होइए, क्योंकि सनातन को स्थापित करने पे हम मतलब बिल्कुल करने वाले हैं। हमने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया है, अब इस बात से खुश होइए। हम दुनिया के पावर बनने वाले हैं, इस बात से आप खुश हो जाइए। लड़के के गम में मत पड़िए, बोल पाइएगा इनके सामने। भाई जिसके घर में उसका बेटा गुजरता है ना, जिसके घर में उसकी बेटी का रेप होता है और फिर उसको मार दिया जाता है, आप उससे बात कीजिए जाके, राष्ट्रवाद का, हिंदू का, सनातन का, विश्व गुरु का। हम है, ये हैं, हम वो हैं, हम ये विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या जवाब देगा ना, क्या बोले हम। एक बात बताएं दोस्तों, विराट कोहली के बारे में लोग बोलते हैं कि वो बाहर का नागरिकता ले लिया है, तो मतलब सुनने में थोड़ा लगता है यार कि नहीं, मतलब यहाँ से कमाता है यार, अपने देश में ही रहता है। लेकिन ऐसे जब मौके आते हैं, जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं, तब लगता है कि ना ठीक है किया वो। वाकई में कभी कभी लगता है, कहना बड़ा मुश्किल मतलब लगता है लोगों के लिए, नहीं आप ऐसे राष्ट्र के खिलाफ कैसे बोल सकते हो। भाई राष्ट्र में अगर आप दिल्ली एनसीआर में, भाई मैं भी दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, मैं भी नोएडा, यही ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मैं रहता हूं। अगर दिल्ली एनसीआर में रह के आप अपनी मौत को सामने देख रहे हैं और 2 घंटा से आप गुहार लगा रहे हैं पूरे तंत्र से, भाई हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। 1995 का ये युग नहीं है कि टॉर्च के लाइट से लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। वो उस समय फोन नहीं हुआ करती थी, उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, उस समय गूगल मैप नहीं हुआ करती थी। ये 21वीं सदी है, यहाँ पे हर टेक्नोलॉजी है। फॉग लाइट से लेके एक से एक लाइटें हैं जो पूरे कुहासे को चीर देगी। यहाँ पे उस बंदे ने, उस युवराज ने हर चीज का यूज किया जो वो कर सकता था। फोन यूज किया, लोकेशन यूज किया, अपना शेयर करा है, फ्लैश लाइट शेयर किया है। आपने क्या किया है?
आप अपनी टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज किए उसको बचाने में? उसने तो मदद मांगने में अपनी हर चीज का यूज किया। सरकार ने, इस व्यवस्था ने क्या यूज किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। आप रस्सी लेके आए थे बचाने के लिए उसको, रस्सी लेके आए थे बचाने के लिए, वो भी रस्सी पहुंच नहीं पाया वहां तक। धिक्कार है, बंद कर दो ऐसे डिपार्टमेंट यार, बंद कर दो, लानत है ऐसे डिपार्टमेंट पे। अगर फायर ब्रिगेड अगर आग बुझाने में सफल नहीं होता है तो उस पर ताला मार दो यार। क्यों उस पर रखते हो तुम लोग? क्यों पैसा खा रहे हो हमारे टैक्स का? अगर एनडीआरएफ की टीम जो है वो बोट लेके नहीं जा रही है, वो लाइफ जैकेट लेके नहीं जा रही है, वो सफिशियंट लेंथ की रस्सी लेके नहीं जा रही है, तो ताला मारो उस पे यार। हम भी जॉब करते हैं, हम जॉब करते हैं भाई, एक गलती होती है तो हमें फाइफे से देना पड़ता है। 5 हम फॉर्म भरते हैं कि क्यों गलती हुआ, हम क्या करें कि गलती नहीं होगा, क्या करें कि ऐसे गलती से बच सकते हैं। आपके पास कोई रूल नहीं है। हम एक एसआईटी गठित करेंगे, हम जांच करेंगे। आज तक कितने जांच का रिजल्ट आया है और कितने जांच का रिजल्ट सार्वजनिक किया गया है और समाज में बताया गया है कि ये जांच का ये रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट से आगे आने वाले भविष्य में हम ये चीज को रोक सकते हैं। बताइए आप कितने न्यूज में आपने देखा है कि इस जांच का रिजल्ट का ये फायदा होगा? बस न्यूज, बस जांच टीम गठित हुई वहीं तक न्यूज होता है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। क्या 26 जनवरी आने वाला है सर, 26 जनवरी आने वाला है। देखिएगा यहीं पे पूरे हमारे सैन्य फोर्स जो है एक से एक कर्तव्य दिखलाएंगे। मैं सैनिकों के लिए इज्जत है मेरे दिल में, लेकिन वाकई में जो वहां पे चीजें जो कर्तव्य दिखाई जाती है, मोटरसाइकिल पर बैठ के एक इधर से बंदूक दिखाएगा, एक उधर से बंदूक, 5वें एंगल में बंदूक दिखाया जाएगा, तोप दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। अगर आप एक झाड़ी में एक पानी में गिरे हुए इंसान को 1-1.5 घंटे के अंदर में बचा नहीं सकते हो, तो लानत है ऐसी विश्व गुरु बनने पे, लानत है ऐसी आपकी वर्ल्ड पावर बनने पे। सारे तोप और सारे बंदूक और सारे मिसाइलें रख दो अलग यार। दुश्मनों को पहले तुम मारना, पहले अपने नागरिकों को तो बचा लो भाई। दिल्ली में है इसलिए बुरा लग रहा है। सोचो, अगर आप दिल्ली से, राजधानी से अगर कहीं आप 500,000 किलोमीटर दूर, ऐसे सुदूर गांव में ऐसी घटना हो जाए, तब क्या स्थिति होगा? जब इंडिया के कैपिटल में ये स्थिति हो जा रही है, दिल्ली नोएडा में, तो दूर का क्या ही आप सोचिए। भगवान भरोसे जी रहा है पूरा, मतलब देश की आबादी। बताइए, स्टेटमेंट ऐसे आ रहा है कि जो एनडीआरएफ की टीम थी वो बोल रही है कि हमको ठंडा पानी ठंडा है, हम नहीं जाएंगे भीतर। रे भाई, तुम हो किसके लिए? वो कौन लड़का था जो बोला था कि पानी ठंडा है, हम नहीं घुसेंगे? हम उसको क्यों नहीं उसको सामने लाया गया जिसकी स्टेटमेंट है? वो कौन ऐसा स्टाफ था जो बोला है कि अंदर सरिया है, हम नहीं घुसेंगे? तुम हो किसके लिए भाई? तुम रजाई चादर ओढ़ के बैठने के लिए हो? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो कि बैठ के कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे काम करोगे? भाई आपको इमरजेंसी के लिए बनाया गया है, आपकी टीम को आपको ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों के लिए बनाया गया है, इसके लिए पेमेंट दी जाती है। आपको पानी ठंडा लग रहा था, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है कि ठंडा पानी हम नहीं घुसेंगे, पानी में सरिया हो सकता है इसलिए नहीं घुसेंगे हम। वो दोनों वो है कौन, उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा? क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं हम? ऐसे विश्वास करेंगे हम अपनी व्यवस्था पे, अपने तंत्र पे? समझ में नहीं आ रहा है यार, मजाक बना के रखे हुए हैं। क्या फायदा हुआ हमको चांद पे जाने का? उस समय सीना भले चौड़ा हो जाता, लेकिन तब अभी हमको अफसोस होता है कि कोई फायदा नहीं है हमको चांद पे और मंगल पे जाने का, अगर हम अपने देश में, अपने राजधानी में एक झाड़ी में फंसे हुए एक लड़के को नहीं बचा पा रहे हैं यार। क्या कीजिएगा चांद पे जाके? क्या झंडा गाड़ लीजिएगा? बेकार है। झाड़ी में फंसे इंसान को नहीं बचा पा रहे यार। 2 घंटे तक मदद के लिए मतलब इंतजार करता है, वो लड़का करता रहा। कोई जरूरत नहीं है चांद पे जाने का यार, कोई जरूरत नहीं है सर। जितनी जमीन है उसको सुरक्षित करिए सर, जितने लोग हैं उसको बचाइए सर। मैं रहता हूं यहां पे, मैं देखता हूं ऐसे ही किसी का, सच बता रहे हैं, हर कोई वोट देता है ना तो एक उम्मीद रखता है,
सरकार से हम टैक्स देते हैं तो एक उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटा के लिए। क्या करें सर, बताइए आप लोग। बेटी है तो उसके लिए हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी हम बचा लिए सर, बेटी को पढ़ाने भेजते हैं तो हॉस्टल में उसके साथ रेप हो जाता है, उसको मार दिया जाता है सर। अगर वो बच जाती है पढ़ते पढ़ाते हुए तो नौकरी करने जाती है तो वहां मार दिया जाता है सर। सर हम एज ए पिता, एज ए सिटीजन हम अपने बेटियों को घर में सुरक्षित रख सकते हैं। समाज में सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किसकी है सर? ये सरकार की है सर, ये तंत्र की है सर, ये प्रशासन की है सर। हम बेटी को चलो नीडर भी बना दिए, खूब हम मजबूत बना दिए, लड़ने वाले बना दिए, साहसी बना दिए, लेकिन किससे लड़ेगी हमारी बेटी सर? किससे? अपराधियों से लड़ सकती है ना सर, पुलिस से थोड़ी लड़ सकती है, प्रशासन से थोड़ी लड़ सकती है। जब प्रशासन पुलिस ही अपराधी बन गया हो तब किससे हम लड़ने को तैयार करें हम? अगर नेता ही अपराधी बन जाए तो किससे लड़ने को बोले सर? अगर डॉक्टर ही अपराधी बन जाए तो हम किससे लड़ने को सिखाएं अपनी बेटी को? आप बताइए सर। बेटा है, बेटा ऐसे चिल्ला चिल्ला के मर जा रहा है सर, तो ना तो मेरा बेटी सुरक्षित है ना बेटा सुरक्षित है। क्या करेंगे सर हम वर्ल्ड का पावर बन के? एक आवाज नहीं निकल रही है। बिहार में बेटी का ये हाल हो गया, हमारे मुख्यमंत्री की आवाज नहीं निकलती है। देश के राजधानी के बगल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, हमारे प्रधानमंत्री की आवाज नहीं निकलती है। सर वी आर द एसेट सर। आप ही तो बोलते हो ना कि ये बच्चे, ये बच्चियां ही हमारी संसाधन है। आपका संसाधन ऐसे पानी में डूब के मर जा रहा है सर, पानी में डूब के हम बचा नहीं पा रहे हैं सर। क्या करेंगे हम सर? ऐसी बड़े बड़े हम मतलब तो बम बारूद, बड़े बड़े मिसाइलों का क्या करेंगे सर? क्या करेंगे हम? हमारी आर्मी इतनी बड़ी है, हमारी वायुसेना इतने बड़े हैं, हमारे ये इतने बड़े हैं, हमारे पास क्यूआरटी टीम है सर। दिल्ली एनसीआर में अगर कोई इंसान 2 घंटे तक तरफ तरफ के मर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, कोई क्विक रिटर्न फोर्स काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करें? किस पे विश्वास करें सर? कैसे विश्वास करें कि बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, सुदूर एरिया में वहां पे हमें बचाया जा सकता है एक मुश्किल अवस्था में? सर फिक्स होनी चाहिए कि पुलिस जो है मिनिमम कॉल के बाद में इतने देर में पहुंचनी चाहिए तो पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचता है तो पुलिस को पूरे रीजन देना पड़ेगा कि क्यों नहीं पहुंचा। सर फिक्स होनी चाहिए कि फायर ब्रिगेड है तो वो क्यों नहीं आग बुझाए, वो इतने देर में, इतने किलोमीटर के अंदर में, इतने देर में क्यों नहीं पहुंचा। हर चीज की फिक्स होनी चाहिए सर। हर चीज क्यों ऐसे सरकारी तंत्र की तरह बिल्कुल लचर अवस्था में बना हुआ है? जब तक टाइम लिमिट फिक्स नहीं होगा, तब तक जिम्मेवारी फिक्स नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला है सर। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि वो बोल रहा है कि ठंडा पानी है, रस्सी नहीं है कोई। अच्छा ये बताइए, जो पिताजी जो है युवराज जी के, जिनकी डेथ हुई है, वो विपक्ष है, वो कोई नेता तो नहीं है, वो कोई विपक्षी नेता नहीं है सर, वो कोई पत्रकार नहीं है जो एजेंडा चला रहे हैं, वो कोई विपक्षी नेता नहीं है जो गलत आरोप लगा रहे हैं। वो एक मृत बच्चे का पिता है यार। वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। वो आंखों के सामने देखे हैं, उन्हें कोई बड़गलाया नहीं है, वो किसी की कही सुनी नहीं सुने हैं। उन्होंने अपने बच्चे को सामने मरते देखा है और बगल में खड़े आपके तंत्र को देखा है। पुलिस, एनडीआरएफ, सारी चीजें खड़ी थी और असहाय बने हुए थे। तो वो अगर पिता बोल रहा है तो उसमें तो सच्चाई है ना सर। उसमें तो सच्चाई होगी कि वो भी झूठ बोल रहा है। कुछ नहीं था, कुछ संसाधन नहीं था एनडीआरएफ की टीम में, ना बोट था, ना रस्सी था, ना लाइट था, ना लाइफ जैकेट था, कुछ नहीं था। 6 बजे आते हैं, रिकवरी कर लेते हैं, बॉडी रिकवरी के लिए थोड़ी ना बुलाया था सर आप लोग को। आप लोग को लगता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पुलिस का, प्रशासन का काम बॉडी रिकवरी करना हुआ है। चाहे यहाँ की घटना हो, चाहे छपरा की घटना हो, चाहे जहानाबाद की घटना हो, सिर्फ बॉडी रिकवरी करना होता है और इसी को हम सफलता मानते हैं। पुलिस प्रशासन इसी को सफलता मानते हैं कि हम 14 दिन बाद लाश ढूंढ दिए हैं। हम
6 घंटे बाद बॉडी को निकाल लिए हैं पानी से। सर बॉडी क्या करेगा सर? वो बेटा मांगा था आपसे, उसने बेटे की जिंदगी के लिए गुहार लगाई थी सर, बॉडी के लिए गुहार तो नहीं लगाई थी हमने। कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। हमारी जो प्रशासन है, सरकार है, तंत्र है, उसकी साख की बात है। अगर हमारे बच्चे बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारी हम किसकी तरफ देखें और किस लिए देखें? बताइए सर। अगर बच्ची डॉक्टरी पढ़ने जा रही है, वहां पे रेप हो जा रहा है, तो सिर्फ एक ये दुर्घटना नहीं है और एक इंसान की मृत्यु नहीं है, वो सोच की मृत्यु है, वो सपने की मृत्यु है जो बिहार की लड़कियां देखी थी पढ़ने के लिए। कौन भेजेगा अपने लड़कियों को पटना में? कौन भेजेगा अपने बच्चों को दूर इसके लिए नौकरी करने के लिए? कैसे कोई ड्यूटी करने जाएगा? आप बताइए सर। कैसे कोई विश्वास करेगा कि अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ूंगा तो मुझे पुलिस आके बचा लेगी, मुझे फायर ब्रिगेड आके बचा लेगी, मुझे एनडीआरएफ आके बचा लेगी? क्या इसके बाद कोई विश्वास करेगा? जो एनडीआरएफ की टीम बताती हो कि ठंडा पानी है। छी, शर्म आ रहा है सर, शर्म आ रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल खोजना चाहिए उस इंसान को जिसने वो स्टेटमेंट बोला है। बहुत बुरा हुआ। मैं सच में जब से ये न्यूज़ सुना हूं, मतलब बहुत इमोशनल हूं मैं। और वाकई में मैं उस दोनों पक्ष की तरफ से सोचने में पड़ गया यार। उस बच्चे के रूप में जो खुद फंसा हुआ था, वो भाई के रूप में जो फंसा हुआ था, उस 2 घंटे कैसे गुजारा होगा उन्होंने। मौत एक पल में आए, वो मौत दर्द उतनी नहीं देती है यार। मौत सेकेंड सेकेंड आपके नज़दीक बढ़ता है। आपके सामने परिजन माँ बाप होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, आप कुछ नहीं कर पाते हो। रो रो के मरा होगा यार, वो इंसान रो रो के मरा होगा। वो तो मर गया। इस पिता को सोचिए, ये जिंदगी भर मरेंगे। वो इंजीनियर के पिता जिंदगी भर मरेंगे। क्या वो दृश्य भूल सकते हैं ये जो उनकी आंखों के सामने में घटी है? सामने बच्चे को मरता देख एक एक आवाज का कतरा कमजोर हुआ होगा उस लड़के का, एक एक आवाज का कतरा कमजोर हुआ होगा और एक समय आया होगा कि आवाज आनी बंद हो गई होगी। इस चीज को कैसे भूल सकते हैं ये? वो तो मर गए, फिर भी 2 घंटे के दर्द और दर्द सह के पिताजी कैसे जिएंगे? सोचिएगा आप लोग। किससे सवाल पूछा जाए, बताइए आप लोग।